जीवन में घिराए मेघों में इंद्रधनुष बनाने की कला जिसमें है वही सूर्य की तरह दमकता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री आज कोलकाता और बिहार यात्रा पर। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का करेंगे उद्घाटन। बिहार को देंगे 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर। नारी शक्ति का विकास होगा तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर समितियों के ऐतिहासिक पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकास का अगला अध्याय लिखेंगी महिला। गांधीनगर में आयोजित 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। बोले, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई स्पर्धा नहीं, वो एक दूसरे की पूरक। हिंदी सिर्फ बोलचाल और प्रशासन की भाषा नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक, न्याय और पुलिसिंग की भाषा। एशिया कप 2025 के एक तरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कुलदीप यादव ने 3, अक्षर ने 2, वरुण चक्रवर्ती ने लिए 1 विकेट। पाकिस्तान को 127 रन पर किया धराशायी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली 47 रनों की नाबाद पारी। अभिषेक शर्मा ने खेली 31 रनों की तूफानी पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम कोलकाता पहुंचे। वहां आज 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। असम से कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर लोगों ने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे, जिनका हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे कोलकाता स्थित राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन विजय दुर्ग पूर्व में फोर्ट विलियम स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित देश के तमाम प्रमुख सुरक्षा अधिकारी हिस्सा लेंगे। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सशस्त्र बलों का शीर्ष विचार मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिकों और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर कोलकाता से बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ करीब 36,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे, जो उत्पादन, प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देगा। रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन की आधारशिला रखने वाले हैं और अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। वो अररिया गलगलिया खंड पर नई ट्रेन और जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही सहरसा, अमृतसर और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करेंगे, जिससे बिहार के विभिन्न जिलों की कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग में लगभग 6,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम की विकास यात्रा के इस ऐतिहासिक दिन पर दरांग के लोगों और असम के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में असम सहित हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, नॉर्थ ईस्ट के प्रति मेरा लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े कारखाने पश्चिम और दक्षिण भारत में ही विकसित हुए। इस दौरान पूर्वी भारत का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ में पीछे रह गई। अब भाजपा सरकार इस स्थिति को बदल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिस 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। आकर के भी 1/4 समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है। असम का, नॉर्थ ईस्ट का समय आया है। आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य घुसपैठियों से देश को बचाने का है, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाने का है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश के संसाधनों और संपत्तियों पर कब्जा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों, युवाओं और आदिवासी समुदायों के अधिकारों से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश को घुसपैठियों से बचाने और उन्हें भारतीय धरती से पूरी तरह से खदेड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी
बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरूखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वहीं उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायो एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन विकसित असम और विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बात को रेखांकित करते हुए कि असम भारत की ऊर्जा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने वाली भूमि है, प्रधानमंत्री ने कहा कि असम से निकलने वाले पेट्रोलियम उत्पाद राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हमारी बिजली की, गैस की, ईंधन की जरूरतें भी बढ़ रही है। हम इन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। ये संसाधन देश के काम आए, इनकी तलाश हो, इसके लिए हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है और असम इसके प्रमुख केंद्रों में से एक है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस नए युग में भारत की आत्मनिर्भरता दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा और सेमीकंडक्टर पर निर्भर करती है और असम इन दोनों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज हमारा देश
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है। असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। मुझे असम के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है, इसलिए असम को हमने बहुत बड़े अभियान के लिए चुना है और ये अभियान है सेमी कंडक्टर मिशन। असम पर मेरे विश्वास का कारण भी उतना ही बड़ा है। गुलामी के दौर में असम टीकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अब नया दौर आया है। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमी कंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। मोरीगांव में तेजी से सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। इस पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि देश की महिलाएं अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये बात संसद और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की वाहक भी हैं। नारी शक्ति का विकास होगा तभी देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। और इसलिए आज भारत की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, ये भारत की वास्तुकार है, भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और इसीलिए जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हम देखते हैं तो किस तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमारी महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बड़े आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन किया और एक व्यापक राजनीतिक नेतृत्व भी दिया। और इसी कारण एक समावेशी भारत बनाया। हमें खुशी है जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है।
प्रधानमंत्री के विजन का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक था, महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब उसकी बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर हों। महिला सशक्तिकरण कोई एक बार का समाधान नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और एक लंबी सतत प्रक्रिया के लिए समय समय पर हर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने समग्र नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, विधायी अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन आज उस परिवर्तन के दौर में हमें खुशी होती है कि चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत का क्षेत्र हो, और आने वाले समय के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के अंदर जब पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिखा कि देश के अंदर विधानसभा लोकसभा के अंदर भी 33% देश की नीतियों के अंदर, योजनाओं में, कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। ये भारत देश एक ऐसा देश होगा जहां पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके हिस्से की भागीदारी मिलेगी। और इसलिए महिला सहभागी के आधार पर ही हम भारत के दृष्टिकोण विचार के साथ भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन को बदल सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी संसदीय समितियां लगातार इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है। चाहे महिला कल्याण समिति हो, चाहे बाल कल्याण समिति हो, इन संसदीय समितियों ने महिलाओं की चुनौतियों को, उनकी बाधाओं को, उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक प्रयास किए हैं। कई राज्यों की महिला समितियों ने अपने यहां पर सुझाव देकर उस राज्य में कानून बनाने का काम किया। तिरुपति में आयोजित महिला सशक्तिकरण समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हमारी संवाददाता दीक्षा कोहली ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन और सांसद डी पुरंदेश्वरी से विशेष बातचीत की। देश में पहला नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन और सांसद डी पुरंदेश्वरी आज हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही बड़ा अवसर। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी पर। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से मैम 1997 शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि सशक्तिकरण का स्तर ये हो जाएगा कि नारी शक्ति की आवाज़ एक साथ एकत्रित होकर इतनी बुलंदी के साथ आएगी कि तिरुपति में पूरा भारत एक साथ समग्र विकास के लिए, नारी शक्ति के लिए एकत्रित हो जाएगा। ये जो भव्य आयोजन हुआ है उसके लिए शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? नहीं, बहुत संतृप्ति मिलती है कि हमने एक बहुत अच्छी मुद्दा लेके यहाँ सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनके सामने विषय रखे हैं। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जो थीम्स डिसाइड किए गए थे, एक तो ये है कि जेंडर सेंसिटिव बजटिंग के बारे में, दूसरा ये है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उनमें जितने भी दिक्कतें आती हैं उनको कैसे महिला सामर्थ्य से पार करके जाती है। सो इन विषयों पर आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और पूरे भारत देश से, हर एक स्टेट से एमपीज एमएलएज आए हैं, तो उन्होंने अपनी बात, अपने जो मन में मनोभावना है वही उनको भी यहाँ रखे हैं। तो इन सबको एकत्रित करके हम एक रेजोल्यूशन बनाएंगे और कल सबके सामने रखेंगे और सबकी सहसम्मति से हम उसको स्वीकार भी करेंगे। बट डेफिनेटली ये बहुत इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन
कि वी आर एबल टू ब्रिंग, जैसे आपने बोले थे पहले जब 1997 में ये कमेटी की चयन की गई थी तब के मुद्दे बहुत अलग थे, यानी कि हाउ डू यू ब्रिंग देम टू द फोर, ऐसा था। पर अब विदाउट वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि महिलाएं अब अगर हमारी आबादी में देखते हैं तो 50% महिलाएं ही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि वी हैव क्रॉस फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। अगर हम उनको भागीदारी बनाते हैं तो ज़रूर हमारी देश की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ इतनी अच्छी ढंग से सबकी सहभागिता से और सबकी सहयोग से बहुत अच्छे आयोजन यहाँ किया गया है महिला सशक्तिकरण को लेके। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी। मैम, जब बात करें पहली बार ये जो आयोजन हुआ है, पहला आयोजन, और जगह भी बहुत शानदार, तिरुपति, मैम क्या ये जगह चुनने के पीछे क्या ये वजह भी है कि भगवान तिरुपति के दर्शन करने से पहले माँ पद्मावती से इजाज़त ली जाती है? मतलब यहाँ की सशक्तिकरण का जो संदेश है वो यहीं से आता है कि यहाँ से ही हम जानते हैं कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं और सशक्तिकरण कितना आवश्यक है। नहीं, इतना ही नहीं, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि द फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है, पद्मावती विश्वविद्यालय, यहीं से शुरू हुआ था। द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। सो इट इज़ बट वेरी एप्ट दैट यहीं से हम इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किए हैं। एंड ज़रूर इसमें हमारा विश्वास है कि भगवान बालाजी का संपूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है। मैम, एक वो समय था जब हम कहते थे कि बेटियों को बचाओ, फिर हमने कहा बेटियों को पढ़ाओ, फिर हमने कहा बेटियों को सशक्त बनाओ, लेकिन आज समय बदल गया है। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन लेड डेवलपमेंट। मैम, जिस तरह से आज यहाँ सशक्त महिलाएं आई, महिला नेतृत्व एक साथ जुटा, क्या लगता है आज के बाद, इस पहली कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? नहीं, ज़रूर हर एक महिला जो अभी इस आयोजन में आए थे और उनकी भागीदारी थी, सब महिला अब सोचने लगेंगे कि हमें जब इतने सारे योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार दे रही है और प्रदेश सरकार से भी उनको सहयोग मिल रही है, तो हमें आगे कैसे जाना है और हमारे अंदर जो छुपी हुई सामर्थ्य है उनको कैसे आगे लेके बढ़ाना है, आगे लेके आना है। इन सभी विषयों पर मुझे लगता है कि ज़रूर आज के कॉन्फ्रेंस के बाद हर एक महिला सोचने लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कई प्रकाशनों का लोकार्पण किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी व भारतीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्द्वंद नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई स्पर्धा नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास का। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को
एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 51,000 शब्दों से शुरू हुआ हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश 7 लाख से अधिक शब्दों की संपदा बन गया है। 2029 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। हमने शब्द सिंधु भी बनाए हैं। 51,000 शब्दों से शुरू हुआ था, अब ये 7 लाख शब्दों को पार हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 तक ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी। तभी हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को अपनी लगेगी, सब भारत के सभी लोगों को अपनी लगी। और हिंदी को बोलचाल की भाषा तभी बना सकते हैं जब हिंदी लचीली बने। अगर रेलवे स्टेशन को मैं अग्नि रथ विराम स्थान कहता हूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का दिल बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, भारतीयों का दिल बड़ा है। शब्द सिंधु में रेलवे स्टेशन शब्द को हम स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के कई परिवर्तन समय के साथ करने पड़ते। समय के साथ जो बदलते नहीं है वो इतिहास बन जाते हैं। और मैं मानता हूं हमारी भाषा इतिहास नहीं बनेगी, हमारी भाषा इतिहास है ही, वर्तमान भी है और भविष्य भी हमारी भाषाओं का। और इसलिए शब्द सिंधु का ये जो प्रयोग है हमारा, ये शब्द सिंधु का प्रयोग हिंदी को बहु उपयोगी बनाने वाला है, हिंदी को लचीली बनाने वाला है और हिंदी को लोकभोग्य बनाने वाला है। एशिया कप क्रिकेट 2025 के एक तरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। दुबई में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान रविवार को आमने सामने थे। ये मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए निर्धारित ओवर्स में 128 रन बनाने थे। ऐसे में भारत ने 15.5 ओवर्स में 3 विकेट खोकर 131 रन बनाए और पाकिस्तान को पराजित कर दिया। भारतीय टीम की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की पारियां खेली, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्य कुमार और तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की अहम साझेदारी हुई। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कायम है और टीम के सुपर 4 में पहुंचने के चांस बढ़ गए हैं। वहीं पाकिस्तान को अगले राउंड में एंट्री करनी है तो यूएई के खिलाफ आखिरी मैच हर हालात में जीतना होगा। भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान MiG-21 जल्द ही इतिहास बन जाएगा। आगामी 26 सितंबर को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर एक विशेष समारोह में इसे औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
decades, the MiG-21 has been the backbone of India's aerial defense. Standing watch, answering every call, carrying the pride of the nation into the skies. Not just a fighter, but a symbol of resilience. Metal shaped by men. Men shaped by courage. From 1971 to Balakot, it stood firm. As its engines fall silent, the MiG-21 leaves the skies, etched forever in the history of Indian air power.